नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं आपका सामाजिक विज्ञान विषय अध्यापक DK गौतम आज आपके सामने हिस्ट्री समकालीन विश्व का चैप्टर 1 खंड 1 घटनाएं और प्रक्रियाएं को लेकर आपके सामने आया हूं। बड़े ही पेशेंस से, बड़े ही ध्यान से प्यारे बच्चों इस चैप्टर्स को समझना है। इस खंड में विभिन्न बातें दी गई हैं, उनको ध्यान से देखना है, समझना है, तस्वीरों को ऑब्जर्व करना है। और ये NCERT की बुक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र, विभिन्न पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है। लोगों की एक भीड़ जो एक मूर्ति की तरफ बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के झंडे इन्होंने अपने हाथ में लिए हैं। ऊपर एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें विभिन्न परी और फरिश्ते जैसे लोगों के चित्र बने हैं। एक लंबी कतार जो इस छोर से उस छोर तक जाती है। यहाँ से स्टार्ट होकर आप देखेंगे पीछे तक घूम घूम के ऐसे गई हुई है। इन तस्वीरों में क्या दिया गया है ये सब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे। पहले चित्र के नीचे जो लिखा है हम उसे पढ़ लेते हैं। चित्र के नीचे लिखा है फ्रेडरिक सावियो विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि 1848। यहाँ अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मेरे द्वारा बताई गई एक एक बातों को विशेष ध्यान देते हुए सुनना है। उसके बाद जो बातें मैंने बताई हैं उनको कॉपी में अपने नोट डाउन करना है और जहाँ जहाँ मैं पढ़ाते समय हाईलाइट या अंडरलाइन कर रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से समझना है। आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में और आगामी जितनी भी स्कूल लेवल पर परीक्षाएं होंगी उसमें इन सब बातों का विशेष योगदान रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम फ्रेडरिक सावियो था। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा था जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, जिसमें सभी उम्र, सभी वर्गों के स्त्री तथा पुरुष हैं, जो एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा, मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें जो बातें मैं आपको बताऊँगा उससे आपका ये खंड और ये चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेडरिक सावियो ने इसमें अपने सपनों का एक संसार रचा था। उसके शब्दों में जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र इसमें शामिल था। तो जो तस्वीर में लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, आपको याद होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है।
इस प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। फ्रेडरिक सावियू के कल्पनादर्श यूटोपिया। बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि कल्पनादर्श को अंग्रेजी में यूटोपिया कहा जाता है। ये क्या होता है कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनका पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो साथ के साथ मैं आपको यहाँ यूटोपिया कल्पनादर्श के बारे में बताता चलता हूँ, क्योंकि जब आपको ये क्लियर होगा तो आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कल्पनादर्श यूटोपिया क्या होता है? एक ऐसे समाज की कल्पना कर लेना, एक ऐसे समाज की, ऐसी सोसाइटी की अपनी इमेजिन बना लेना, एक ऐसी तस्वीर अपने दिमाग में बिठा लेना जो इतना आदर्श है कि उसको साकार होना लगभग असंभव है। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका परिपूर्ण होना, जिसका साक्षात रूप में आना संभव ही नहीं है, वो कल्पनादर्श यूटोपिया कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म, ऐसी सरकार या शासन की व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत होती हैं, सैन्य बल पर आधारित होती हैं और ऐसी सरकारें दमनकारी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। मैं यहाँ जो बातें बता रहा हूँ, इस वीडियो को बेटा आपको कई बार देखना है। जब आप कई बार इसको देखेंगे तभी आप इसके महत्व को समझ पाएंगे। जब इसको अच्छी तरह समझेंगे तभी हम इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आप इस तस्वीर में और आगे देखेंगे कि उसके पीछे पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। एक बात यहाँ दिलचस्प है जिसमें सावियू ने यह तस्वीर निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, तस्वीर में उसके पीछे जो लोग हैं वो ऑस्ट्रिया के हैं। 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी हैं। ऊपर वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते, जो मैंने आपको पहले बताया था, इस दृश्य पर नजरें गड़ाए हुए हैं और फ्रेडरिक सावियू ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में आगे हम जानेंगे कि काल्पनिक अभिव्यक्ति सावियू ने चित्रित में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा था जिसमें यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। इन जो परिवर्तनों, जो बदलाव आए, उससे हुआ क्या कि यूरोप के जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर उदय हुआ किसका? राष्ट्र राज्य का। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति के हाथ में थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। तो राष्ट्र राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए इन क्रांतियों का, इन गतिविधियों का अपने आप में विशेष योगदान रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे जानते हैं। तो साथ के साथ जो नए शब्द दिए हुए हैं हम उनको भी साथ के साथ करते चलते हैं ताकि एग्ज़ाम में जब आएँ या आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर बना रहे। तो यहाँ नया शब्द दिया है जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी एक खास प्रस्ताव पर उसको स्वीकार करना या उसको अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो ये जनमत संग्रह कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों, हमारी दिल्ली सरकार इस समय आप सभी बच्चों के माता पिताओं से यह पूछ रही थी
क्या विद्यालय खोलना इस कोरोना काल में उचित है या अनुचित। तो एक ही स्वर में सभी ने कहा कि अभी विद्यालय खोलना अनुचित है, अभी विद्यालय ना खोले जाएं। तो ये एक जनमत सर्वे के माध्यम से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों से राय जानी और जनता के मतों का, जनता के विचारों का सम्मान करते हुए उन्होंने विद्यालयों को अभी ना खोलने का निर्णय लिया। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह जनमत संग्रह कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में, ये डेटा आपको बच्चों हमेशा याद रखनी है, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो ये भी पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसकी संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से एक राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकालकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। यहाँ दो शब्द दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस पे ध्यान देना है आपको। एक शब्द दिया है पितृभूमि, ला पैट्रे, और दूसरा दिया है नागरिक, ले सिटोयेन। जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा, द ट्री कलर चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। ये बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया गया और उसका नाम बदलकर क्या किया गया, नेशनल असेंबली। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। आइए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच और जैसी बोलियां लिखी जाने लगी, फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। तो प्यारे बच्चों, अब आपसे यदि पूछा जाए तो फ्रेंच की साझा भाषा क्या थी? फ्रेंच वहाँ की बोली थी और लिखी जाती थी, समझी जाती थी और राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर आगे बढ़ी, विभिन्न शहरों तक पहुंची, तो छात्रों तथा शिक्षित वर्ग के मध्य अन्य लोगों ने क्या किया, आइए उसे जानते हैं। शिक्षित वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना में लग गए। ये जैकोबिन क्लब आपको ध्यान रखना है बच्चों, मैं इसके बारे में भी आके आपको बताता हूँ। उनकी गतिविधियों अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1789 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में जा घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों तक ले जाने लगीं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाने का जो अहम योगदान नेपोलियन ने निभाया और वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। ये एक मैप है प्यारे बच्चों, जिसमें दिखाया गया है कि वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप कैसा था, कैसे कैसे छोटे छोटे राज्य थे
इसको आपको ध्यान से स्टडी करना है, देखना है। प्रत्येक राज्य की स्थिति देखनी है कि कौन सा स्थान कहाँ है। हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल, अल्जीरिया, ट्यूनीस, भूमध्य सागर, साइप्रस, मिस्र, अमानिया, जॉर्जिया, ये सब आपको देखने हैं कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी इत्यादि। आइए बच्चों आगे चलते हैं। एक ये अन्य चित्र है जिसमें ज़ेबेबेकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करता है। मानक भाव तथा नाप को एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड के साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। तो मिलान किसकी राजधानी है प्यारे बच्चों? ये आपको मुझे बाद में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको बताना है। अभी याद रखना है कि मैंने आपसे क्या बात की है। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए जो टैक्स थे, जो कर थे, जो सेंसरशिप थी, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे थे। तो लोगों में रोष व्याप्त हो चुका था। लोगों में जो दोबारा से एक ऐसी भावना पैदा हो गई थी जो उन्हें अपने हित में नहीं लग रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज इसका पहला पॉइंट डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें। थैंक यू वेरी मच बेटा।